नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। 10 को बजट सत्र शुरू होने वाला है। 3 मार्च से बजट सत्र शुरू हो रहा है, हम सब जानते हैं। लेकिन इस बजट सत्र की अपनी अहमियत है। वो अहमियत इसलिए भी है कि पहली बार यूटी में, यानी पहली बार यूटी जम्मू कश्मीर में अपना बजट होगा। अपना बजट सरकार पेश करेगी लंबे अंतराल के बाद। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जून 2018 को सरकार गिर गई थी और सरकार गिरने के बाद से इलेक्शन नहीं हुए थे। 2014 के बाद 2024 को इलेक्शन हुए, जिसमें पूर्ण बहुमत से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई। अपने घटक दलों के साथ मिलकर के उन्होंने सरकार बनाई। अब यह है कि पहला सत्र तो हुआ, बड़ा कन्फाइंड ब्रीफ सत्र था, लेकिन अब जो सत्र होने जा रहा है उसमें सरकार को अपना रोड मैप दिखाना है, सरकार को बजट पेश करना है। सरकार को जब अपना बजट पेश करना होगा तो उस बजट से यह पता चल जाएगा कि सरकार का रोड मैप क्या है, क्योंकि खजाने खाली है। खुद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला निरंतर इस बात को कबूल करते हैं कि खजाने खाली हैं, लेकिन अब जब बजट पेश करना पड़ेगा तो कैसा बजट पेश करेंगे। दूसरी बड़ी बात है कि इस बजट सत्र में कुछ ऐसे बिल या प्राइवेट मेंबर प्रस्ताव, रेजोल्यूशन लाए जा सकते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल लाए जा सकते हैं जो कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ऑल पार्टी मीट भी बुलाई गई है। वह 27 अप्रैल को ऑल पार्टी मीट होगी। इस 27 अप्रैल को होने वाली ऑल पार्टी मीट में भी कुछ चीजें तय की जाएंगी। विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम रातर जो मंजे हुए सियासतदान है, वो इस प्राइवेट ऑल पार्टी मीट लेंगे और इस मीटिंग में, सर्वदलीय बैठक में वो इंश्योर करना चाहेंगे कि सभी दल मिलकर के सुचारू रूप से बजट सत्र का संचालन करें और इस पर कंसंट्रेट किया जाएगा। दूसरी ओर सरकार ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल बिल नहीं लाना चाहेगी जिससे दिल्ली के साथ उसके संबंध खराब हो जाए। और दूसरा, अगर ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल बिल लाया भी जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायक एक मजबूत दीवार की तरह बनकर के खड़े रहेंगे। और तीसरी बड़ी बात यह है कि कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज, अवामी इत्तेहाद पार्टी हो या फिर पीसी हो या फिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो या फिर कांग्रेस के 5 विधायक जो वैली से जीत करके आए हैं, वो चाहेंगे कि इस पर जवाब तलब किया जाए कि जो वादे मैनिफेस्टो में, जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में किए थे, उन वादों को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है, इस पर एक्सपोज करने का प्रयत्न किया जाएगा। और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विक्रम मल्होत्रा भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है, जगदीप सिंह कांग्रेस से हैं, एडवोकेट निसार गट्टू जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और थोड़ी देर बाद वीरेंद्र सोनू भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे। तो दर्शकों, आप मैंने कहा कि ये ऐतिहासिक सत्र है और आप अंदाजा लगा सकते हैं इस ऐतिहासिक सत्र में पहली बार यूटी में चुनी हुई सरकार अपना बजट पेश करेगी और हो सकता है कि कई बड़े विवादास्पद ऐसे रेजोल्यूशन भी लाए जाएंगे, प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन होंगे, प्राइवेट मेंबर बिल होंगे जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते हैं। इस वक्त जगदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। जगदीप जी, आई एम ऑडिबल? जगदीप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी बिल्कुल विनोद जी, मैं सुन पा रहा हूँ। जगदीप जी, ये वाकई में ऐतिहासिक आपको हाँ, आपकी आवाज आ रही है। कैरी ऑन। वाकई में ये हिस्टोरिकल सेशन होगा क्योंकि पहली बार एक फुल फ्लैज स्टेट से यूटी बनी है और यूटी में चुनी हुई सरकार आई है। यूटी में चुनी हुई सरकार जो है अपना बजट पेश करने जा रही है और सरकार पर दबाव भी है क्योंकि कांग्रेस अब रेगुलर तौर पर यह कह रही है कि जो वादे किए थे मैनिफेस्टो के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान, सरकार उन वादों को पूरा करे। जगदीप जी, क्या सोचते हैं? विनोद जी, आपका आभार। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, इस बजट पर चर्चा से पहले एक बार की हमें नजर लगानी पड़ेगी जो केंद्रीय बजट अभी हाल पिछले दिनों आया था और उसमें किस तरीके से जम्मू कश्मीर के बजट में कटौती हुई। तो पहली तो बात ये कि कहीं ना कहीं मरकज के साथ मौजूदा सरकार जो एक सशक्त जनादेश के बाद प्रभाव में है, जी, तालमेल बनाने की हर चंद कोशिश करती चली जा रही है, लेकिन बावजूद उसके विषम परिस्थितियों में ये बजट सत्र जो है मुझे दिख रहा है। और मैं
ये जहां तक समझ पा रहा हूं कि इस बार की भी हमें कम से कम केंद्रीय नेतृत्व से कोई उस तरीके की उम्मीद नहीं है जैसा कि अपेक्षित था। जी विनोद जी। निसार गट्टू हमारे साथ जुड़ चुके एडवोकेट हैं, बड़े नेता हैं। चलिए, निसार गट्टू जी से संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन जगदीप जी से जानना चाहेंगे। लेकिन जगदीप जी, ऐसा दबाव क्यों बनाया जा रहा है कि सरकार को मजबूर किया जा रहा है कि अपने वादों को, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर मजबूर किया जा रहा है कि अपने वादों को पूरा किया जाए जो मैनिफेस्टो में आपने प्रचार के दौरान किया और 42 सीटें हासिल की। जी जगदीप जी। विनोद जी, ये तो ठीक वैसे ही है जैसे अपने घर को माचिस दिखा के खुद ही तालियां पीटने जैसा है। आप मुझे एक बात बताएं, जिस सरकार को प्रभाव में आए बामुश्किल अभी 4 महीने हुए हैं, बिजनेस रूल्स जो है उनके गठन पे अभी भी सवालिया निशान है। किसके क्या कार्य अधिकार होंगे, क्या क्षेत्राधिकार उसका रहेगा, इस पर अभी संशय बरकरार है। और सबसे बड़ी बात ये ठीक है, भाजपा की एक बात जो है काबिले तारीफ है, मैं विनोद जी कहना चाहूंगा कि जब ये विपक्ष में होते हैं तो ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ते और उसमें नैतिकता कहीं नजर नहीं आती, ये भी सच है। आपने देखा पश्चिम बंगाल में किस तरीके से ये भाजपा जो है उस नितांत जघन्य अपराध के मामले में जिस तरीके से मुखर हुई, लेकिन जो इनके अपने शासित प्रदेश है, जब वहां पर ऐसी घटनाएं होती हैं तो इनके मुंह पे नहीं जम जाता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य केवल ये है कि ये अपेक्षा करना इतने अल्पकाल में, इन सच ए स्पैन ऑफ पीरियड, अगर हम ये मानकर चले कि सरकार ने अपने कोई वादे पूरे नहीं किए, तो पहला सवाल तो इन पर खड़ा होता है जो आज 11 सालों से देश की सत्ता पर काबिज है, कितने वादे इन्होंने पूरे किए? क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? क्या 1 लाख नौकरियों का जो इनका वो इतना बड़ा एक लतीफा था वो कहाँ दिखाई देता है? कहाँ है ये जुमला पार्टी की वो तमाम बातें? तो दूसरी बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो मजे हुए हाथों में है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो तमाम वादे जो लोगों के साथ किए गए हैं वो ये सरकार पूरा करेगी। उसके हम भी एक बतौर घटक दल इस बात को अश्योर कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि बिना केंद्रीय सहायता के ये संभव नहीं है और उस पर हमारा अख्तियार है। कोई केंद्र रियासती सरकारों को भीख नहीं देता है, उसी टैक्स का पैसा है जो यहाँ के लोगों से एकत्रित करके जीएसटी के नाम पर लिया जाता है, लेकिन जब एवज में देने की बात आती है तो तरह तरह की कहानियां सुनाई जाती है। विनोद जी, लेकिन जी आप कुछ कहना चाह रहे हाँ, थे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इलेक्शन हुए थे तब आपको भी पता था कि यूनियन टेरिटरी है और इसके अधिकार क्षेत्र भी कितने हैं, और आपको ये भी पता था कि दिल्ली में भी दो वही सरकार है। तो फिर जिस तरीके से आपने मैनिफेस्टो में वादे किए, क्या उस पर आपने कोई ध्यान नहीं दिया था उस वक्त? मैं एनसी की भी बात कर रहा हूँ, आपकी भी बात कर रहा हूँ। विनोद जी, विनोद जी, जी विनोद जी, आज आप जैसे एक आला पत्रकार ने, संपादक ने इस बात पे मोहर लगा दी कि ये झूठी सरकार। अरे भाई, जब देश का गृह मंत्री देश की सबसे बड़ी पंचायत में खड़ा होकर ये कहेगा कि हम स्टेटहुड देने जा रहे हैं और उसके बाद मुकर जाएगा, तो आप मुझे बताइए क्या तवक्को करेंगे? जब ये चुनाव लड़ने जा रही थे तमाम रियासती दल, जिसमें कांग्रेस शामिल थी बतौर सबसे बड़ी विपक्षी जमात इस देश की, तो उस वक्त हमने क्या सुना नहीं था केंद्रीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान, जी। जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था? और मैं पूछना चाहता हूं, ये कोई क्या एहसान है? अरे इनको तो लेकिन पहले जगदीप जी माफी वो मांगनी कहते चाहिए। हैं कि आपने एक जगदीप भले जी वो चंगे कहते हैं राज्य कि को, अप्रोप्रिएट टाइम पर, वो अप्रोप्रिएट टाइम नहीं डिफाइन हो पा रहा है। स्टेटहुड तो मिलेगा, लेकिन जब बीजेपी को वो अप्रोप्रिएट टाइम लगेगा। विनोद जी, मैं जहां तक समझता हूं, ईमानदारी से आज आपको बताऊं, जम्मू कश्मीर की जनता साक्षर है, सक्षम है और सशक्त भी है। आप देखेंगे इसकी कड़ी सजा इन भाजपाइयों को मिलेगी, क्योंकि ये जनता भी समझ रही है कि किस तरीके से परोक्ष रूप से इस सरकार के हाथ जो है वो बांधे जा रहे हैं। किस एप्रोप्रिएट टाइम की बात करते हैं? जब इन्होंने G20 करवाना था तब इन्हें कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ चुनाव में अगर सुप्रीम कोर्ट की दखल अंदाजी नहीं होती तो 10 सालों के बाद भी चुनाव नहीं होता जनाब। और अब अगर ये कहें कि अप्रोप्रिएट टाइम, तो फिर ये मान जाए कि ये जो कहते हैं कि 370 की टूटन के बाद आतंकवाद खत्म हो गया, लक्षित हत्याओं का सिलसिला रुक गया। अरे जम्मू जैसा खित्ता जो शांत था वो आज इसकी जद में है।
तो इनके झूठों से, अब भाजपा के इन तमाम तथाकथित झूठों से यहाँ की जनता आजीज आ चुकी है। और अगर इसी तरीके का रवैया इन्होंने अख्तियार रखा तो विनोद जी मानकर चलिए, आने वाले वक्त में यहाँ की लोग, यहाँ की जनता इनको इसके लिए कड़ी सजा देगी, यकीन मान जी। जगदीप जी, एक सवाल और मैं जानना चाहूंगा आपसे कि कहीं ना कहीं आपके लिए भी ये आसान नहीं होगा सत्र, अगर ये निंदा प्रस्ताव पीसी लाती है कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो निंदनीय है, तो कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते क्या स्टैंड लेगी? विनोद जी, एक बात तो पारे की बात साफ है, जब कभी अनुच्छेद 370 की टूटन पर, तथाकथित टूटन पर, जिसे ये कहते हैं जमीन में गाड़ दिया, बात होगी तो आपको उन तमाम परिस्थितियों को, तमाम नियमों और कायदों को, सेक्शन A1A1B1C और बी, जिनके प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए संविधान सभा को विधानसभा के इक्विवेलेंट बताकर उसमें भाई संशोधन साहब, किया मेरा गया, तो जगदीप कांग्रेस जी जो ये है कहना उसका था कि उस निंदा है। प्रस्ताव अगर आता है जो पीसी ला रही है पीपल्स कॉन्फ्रेंस, तो कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? मेरा कहने का मतलब ये है। विक्रम मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारा एडवोकेट स्टांस निसार पहले गट्टूई। दिन से, विक्रम जी, आपका भी स्वागत है, निसार भाई का भी हमारा स्वागत है स्टांस विनोद जी, जी। धन्यवाद विनोद जी। विनोद जी हमारा स्टांस पहले दिन से बड़ा स्पष्ट है, और मैं फिर से कह दूं, स्टेटहुड को लेकर कांग्रेस प्रयासरत है। हमारी रियासत हमारा हक, इस स्लोगन के साथ हम मैदान में हैं, और निश्चित तौर पर मरकज में बैठी सरकार को भले ही मजबूरी में, लेकिन हमारा स्टेटहुड वापस देना है जी। चलिए विक्रम मल्होत्रा जी, पहले सत्र में इन्होंने बड़ी जल्दी में ध्वनिमत से वो बिल पारित करवा के प्रस्ताव पारित कर दिया था, उसका क्या है विशेष दर्जा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने लाया था? जी देखिए विनोद जी, मैं थोड़ा लेट जुड़ा हूं, पर जितना मैंने आपकी बात सुनी, मुझे लगता है जगदीप जी को, जो भी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनको पहले करा साहब से ब्रीफ लेके आना चाहिए और क्लियरली ये पूछ के आना चाहिए कि जो कश्मीरी लीडरशिप है उसका स्टांस 370 में क्या है, और जम्मू के लोग जो लीडर हैं कांग्रेस में, वो क्या स्टैंड रखते हैं। कांग्रेस का स्टैंड वही स्टैंड है जो उनके एलाई नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड है। तो कहीं कांग्रेस आज इस सरकार का हिस्सा है, अभी ऑफिशियली ये अलग नहीं हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा है। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस का हिस्सा है, और अभी जो स्टैंड नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस का, मुझे लगता है वो अलग अलग नहीं हो सकता। और नेशनल कांग्रेस के जो कश्मीर बेस्ड लीडर्स हैं, उन्होंने उसको एब्रोगेशन को अपोज किया है। तो अभी इस गुलिस्तान चैनल पे कांग्रेस को पहले तो क्लियर करना चाहिए कि जो आपने जैसे पूछा कि जो आने वाला बिल है उस पे इनका क्या स्टैंड है। क्या नेशनल कांग्रेस के जो एमएलए हैं असेंबली में, आर दे गोइंग टू अपोज द बिल दैट सजाद लोन इज ब्रिंगिंग? बिल्कुल बिल्कुल निसार साहब, एक शेर है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है, डूब कर जाना है। निसार भाई, मुझे सुन पा रहे हैं? आई एम ऑडिबल? ये कांटों वाला ताज है, आगा शायद रहुल्ला मेहंदी कुछ और डायरेक्शन पे जा रहे हैं, आपकी डायरेक्शन ये है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से बना के रखी जाए। ये बजट सत्र है। आपकी इस चीज को मुझे लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है। आगा शाहिद रहुल्ला की बात, उमर साहब की बात, फारूक साहब की बात, या फिर भाजपा के जो सेंट्रल लीडरशिप की बात, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनमें बहुत अंतर आता है। जहां जगदीप जी ने बात की शेड्यूल के रेस्टोरेशन की, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन की, यहाँ के इलेक्शन की, अभी आपके ही मीटिंग पे मैंने कहीं देखा कि पंचायत इलेक्शन आर एक्सपेक्टेड इन अप्रैल एंड मई। अगर हालात यहाँ ठीक है, जो आपने पॉइंट उठाया एट एन एप्रोप्रिएट टाइम, तो वो एप्रोप्रिएट टाइम क्या है? सबसे पहले अगर सुप्रीम कोर्ट पटल से तुषार मेहता को जब ये सवाल पूछा गया कि पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन और फिर स्टेटहुड जी, स्टेटहुड, तो अभी मुझे लगता है भाजपा की लीडरशिप में याद नहीं रह रहा है
क्योंकि जो उनका एजेंडा था वो सोच रहे थे कि हम अपना चीफ मिनिस्टर यहाँ पे लाएंगे, देन आफ्टरवर्ड अपने हिसाब से यहाँ के लोगों को मोल्ड करके कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जिसकी वजह से बजट के पहले सत्र में विनोद जी 28 के 28 एमएलएओं को दिल्ली के हेडक्वार्टर में जाके मथा टेकना पड़ा। ये आपने देखा। कहने का मुद्दा है विनोद जी, जो आप बोल रहे हैं ये एक नहीं आज था। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी थी, अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे, 34 देखेंगे, तो ये एक ऐसी पार्टी थी, लोगों की पार्टी थी। ये तब भी लोगों की बातें लेके जाती थी। यहाँ के जो जम्मू अगर यहाँ बड़े सवाल उठते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर बेस्ड पार्टी है, तो मुझे लगता है फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस होने की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस होने की जरूरत नहीं थी अगर वो मुसलमानों की पार्टी थी। तो कहीं पर कहीं आइडियोलॉजी की बात है। मैंने रिसेंटली कहीं ट्वीट में पढ़ा, आइडियोलॉजी इम्प्लीमेंट हो गई जम्मू कश्मीर में। ये आइडियोलॉजी थी, वो आइडियोलॉजी इम्प्लीमेंट हो गई। वो बाईपास से कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सब जानते हैं। हम भी 370 के इस चीज को रेजोल्यूशन पास हुआ, मेजॉरिटी में पास हुआ, लोगों के रिप्रेजेंटेशन में पास किया, तो मेजॉरिटी हुई। कल उमर साहब ने बीबीसी से इंटरव्यू देते हुए कहा मेजॉरिटी हो सकती है। अगर यहाँ पे मेजॉरिटी नहीं है लोगों की, तो उमर साहब चीफ मिनिस्टर नहीं बनते थे। तो उमर साहब को उनको मेजॉरिटी में वोट किया है, वो रूल नहीं गट्टू साहब, वो रेजोल्यूशन आप पास मानते हैं जो एनसी ने लाया था, विशेष दर्जा मिलना चाहिए पहले सत्र में? क्यों नहीं? आप बोलो फिर तो 370 का जो यहाँ पे एब्रोगेशन है, फिर तो आपको वो भी नहीं मानना चाहिए जी। क्यों? वो भी लोगों की राय से नहीं हुआ, फिर वो तो सिर्फ गवर्नर आर्ट से हो। विनोद जी, मेजोरिटी 50 में अगर एक वोट भी ऊपर हो, दैट मीन पास। अब आप बोलेंगे नहीं जम्मू वालों ने नहीं किया, फिर तो बोलेंगे विक्रम जी ये तो कह रहे हैं कि हमने रेजोल्यूशन पास कर दिया है। विक्रम जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? मल्होत्रा साहब इन्होंने कहा है कि हमने रेजोल्यूशन पास कर दिया है, विशेष दर्जा मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर को, और एमजी ने फॉरवर्ड किया है। विक्रम जी आप क्या कहेंगे? इन्होंने 28 एमएलए, देखिए विनोद जी, ये रेजोल्यूशन जो है पास नहीं हुआ है, इन्होंने फॉरवर्ड किया है। और देखने की बात ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप जो आज उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो पहले ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि मैं यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। बिल्कुल, अगर दो जगह से लड़े भी, वापस नहीं आएगा। बिल्कुल। आज उमर अब्दुल्ला साहब ने जो रियलिटी है, जो हकीकत है इस समय की, उसको समझते हुए यूटी में चुनाव लड़ा, फिर 2 जगह से चुनाव लड़ा। इसका अच्छे से कहीं एक जगह से हार गई तो दूसरी जगह पक्की हो। और आज जो सरकार बनाई और एक मेजॉरिटी की सरकार आज वो चला रहे हैं, और ये जानते हुए कि ये यूनियन टेरिटरी की सरकार है, होम डिपार्टमेंट जो है वो केंद्र के पास है, और अफसरों की जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रांसफर भी केंद्र के पास है। पर आज जब उनसे कोई भी सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी भी स्पोक्स पर्सन से आप करें, तो वो कहते हैं हम अभी कुछ कर नहीं सकते जब तक स्टेट वापस नहीं आए। स्टेट तो पिछले 70 साल भी यहाँ थी, पर पिछले 70 साल में जो इस स्टेट के साथ हुआ, जिस तरह से 87 के बाद मिलिटेंसी बढ़ी और ये सारा हालात बने, जम्मू कश्मीर आग में झुलस रहा था, वो स्टेट होते ही झुलस रहा था। और अगर यूटी बनने के बाद यहाँ शांति आई है, यहाँ लोगों का एक माइंडसेट चेंज आया है, ये देश के साथ एक इंटीग्रेशन का माहौल आया है, तो स्टेट आने की इतनी जल्दी क्यों है? स्टेट तो आ जाएगी। ये वो सरकार है केंद्र में जो कहती है वो करती है। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री ने वादा किया है स्टेट मिलेगी, तो स्टेट जरूर मिलेगी। और बार बार ये बात आती है कि अप्रोप्रिएट टाइम मुझे लगता है वो लोग तय करेंगे जो एक्सपर्ट्स हैं, जिन लोगों के हाथ में सिक्योरिटी का तंत्र है, जो लोग ये समझते हैं। आज भी हम देखें तो आज सबसे बड़ा थ्रेट जो हमको है वो पाकिस्तान ने अभी फिर सीज फायर वायलेशन करी है।
जी बिल्कुल। और सीज फायर वॉलेशन के बाद अभी ताजा हमारे जवान शहीद हुए हैं। अगर तो ऐसा सिक्योरिटी है नहीं वही है, तो ये बात है। हमारी देखो, सिक्योरिटी फोर्सेस ये कोशिश कर दो रखे दो मोड़ों पे एक आप नहीं हालात चल बनाने सकते की हो कोशिश की है। विक्रम जी, दो मोड़ों पे चलना, अगर एक साइड से आप सिक्योरिटी बोलते हो, दूसरी साइड से आप ये बोलते हो कि यहाँ पे अमन हो गया, या तो सिक्योरिटी का रीजन ले लो या अमन का रीजन ले नहीं, लो। आपको नहीं लगता अमन हुआ है? आपने ये इलेक्शन जो लड़ी है, आप अगर एक भी अमन हुआ हमला इस है, इलेक्शन में हुआ आपने है? आप अगर अमन हुआ तो तो स्टेट अभी वुड मुझे रेस्पॉन्ड लगता है कीजिए, कि तो क्या प्रॉब्लम? तो अमन के साथ जो स्टेटहुड का फैसला जिन लोगों ने करना है, लेट अस लीव इट टू देयर किन लोगों सगैसिटी ने, कि वो फैसला वही करें। सवाल है और विक्रम मुझे जी, लगता किन है आप लोगों ने? चीफ मिनिस्टर साहब भी विक्रम जी, इन आप टच है सवाल सेंट्रल तो मैं, गवर्नमेंट के साथ। अभी आप होम मिनिस्ट्री विक्रम जी, की सवाल सिक्योरिटी की ये है कि बैठक कल किन वो लोगों लेके ने आए हैं, करना है। वो शायद वही समझ तो, बेहतर। अगर विक्रम जी सवाल है कि किन लोगों ने फैसला करना है, जिनको आप बोलते हैं कि वो सिक्योरिटी रीजन से बोल रहे हैं, अभी सिक्योरिटी यहाँ पे ठीक नहीं है। पाकिस्तान, कल तो क्या आपके आप चीफ मिनिस्टर साहब भी उसी मीटिंग में बैठे थे, पाकिस्तान फैसला को लेने मैप से वालों की हटा के मीटिंग में। साइड पे कर सकते हैं? हम अपने हमसाए पाकिस्तान को मैप से साइडलाइन करके आप बोल सकते हो कि नहीं, अब ये साइडलाइन हो गया, अब सिक्योरिटी अमन हो गया, अब स्टेट वुड रिस्टोर करेंगे? इज इट पॉसिबल? नहीं, साइडलाइन, ये सरकार साइडलाइन करने की कोशिश नहीं करती। एक सरकार ये बालाकोट पाकिस्तान, जैसी एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान यही उनको रहेगा शांत करने के बाद बात करने की बात विक्रम करती जी। है। विक्रम ये जी, ये पिछले बातों 70 से, जो सालों हमने से राउंड टेबल पाकिस्तान यही है। कॉन्फ्रेंसेस देखी, हम हमने लाहौर बस डिक्लेरेशन देखी, उससे शांति नहीं आई। ये शांति एक नई सोच और नई एटीट्यूड से शांति आई है। अगर शांति, अगर अगर बातों से शांति, शांति आती तो शायद जब लाहौर गए थे चलिए वाजपेयी चलिए, साहब, मैं तब शांति आ जगदीप जी से जाती। जानना चाहूँ। जब जगदीप जी, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तब शांति आ जाती। जगदीप जी 70 साल तक शांति स्टेट रही। बालाकोट स्ट्राइक के बाद आई है। जी शांति 370 चलिए टूटने के जगदीप, बाद आई है। विक्रम जी, जगदीप पुलवामा जी भी, से, पुलवामा जगदीप भी जी से, शांति के बाद ही हुआ है, 370 के बाद, वो आप गिन नहीं रहे। जगदीप जी आपसे जानना चाहूँगा, विक्रम जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि 70 साल, 7 डिकेड तक ये स्टेट रही, तब आप कुछ कर नहीं पाए, तब आप के होते हुए बिट्टा काटे यासिन मलिक खुलेआम घूमते रहे, आपके होते हुए अलगाववादियों के बच्चे पोतों पोतियों को बड़े बड़े गस्टेड नौकरियां दी गई, आपके होते हुए पत्थरबाजों को फेलिस्टेट किया जाता रहा है। आज आप कहते हैं कि जब तक स्टेट नहीं मिलेगा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। स्टेट देखिए क्या किया था। विनोद जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मैं बड़ी शालीनता के साथ, बड़े सम्मान के साथ विक्रम भाई को 2-3 बातें बता दूं। बड़ी श्रुडली उन्होंने कश्मीर की हमारे नेतृत्व और जम्मू के नेतृत्व के बीच के डिफरेंसेस को जबरन उकेरने की कोशिश की है। And particularly the time when you were just trying to mention the censor motion, which is quite expected in the next coming budget session, तो मैं बता दूं reluctantly, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं बता दूं कि विक्रम जी का एक लंबा अरसा जो है अनुभव रहा है कांग्रेस में, लेकिन उसके बावजूद वो शायद अभी भी कांग्रेस की उस सोच को जो गांधी जी के आदर्शों पर चलती है समझ नहीं पाए। पहले तो बराए मेहरबानी, जब आर्टिकल 370 की बात हो रही थी, बीच जी में आपने सेंसर की बात करके बात रह गई, तो मैं बता दूं कि उन परिस्थितियों को समझना पड़ेगा। मैंने संविधान सभा और विधानसभा का फर्क बताने की कोशिश की थी, कभी किसी दिन अलग से डिबेट रखिएगा तो मैं आर्टिकल 370 पर भी आपको बता दूंगा वो लंबा हो कि ये जाएगा। कांग्रेस ही थी जिसके वक्त में कई मर्तबा, दर्जनों मर्तबा इसमें संशोधन किए गए, और आज उसकी वास्तविक स्थिति क्या थी। हमारा सवाल जो है वो यहाँ की नौकरियों और जमीनों पर पड़ने वाले डाके का था, हमारा सवाल स्टेटहुड का था। जी अब मैं आता हूं, जरा ये बार बार बालाकोट की बात कर रहे हैं, क्या ये बताएंगे पुलवामा हमले की हकीकी जो बुनियादी हकीकत थी वो क्या है? क्या आज तक वो सच सामने आ पाया? क्यों हमारे माननीय प्रधानमंत्री और आपके आदरणीय ने प्रधानमंत्री ने शहीदों की फोटो लगाकर वोट मांगे? क्यों बार बार जब आप बालाकोट की बात करते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि जम्मू जैसे शांत खित्ते को आतंकवाद की जद में लाकर आपने खड़ा कर दिया? कितने आतंकी हमले पिछले 1 साल में हुए आप बताएंगे? क्या आप बताएंगे कि लक्षित हत्याओं का सिलसिला रुका है? और अगर आप माफ कीजिए, आपको याद दिला दूं, पिछले चुनाव में जब माननीय प्रधानमंत्री डोडा में रैली कर रहे थे तो 18 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस पर जो इनकाउंटर था वो जारी था।
तो बराए मेहरबानी पहले जरा आप ये समझ लें कि आप जो आप खुद कह रहे हैं उसमें विरोधाभास कितना है। चलिए और मेरे अगर सवाल का शांति आ जवाब गई, दे आप दीजिए, कहते हैं मेरे एक्सपर्ट, सवाल का जवाब दे दीजिए। आपके मैं कार्यकाल दे रहा में हूं, मैं दे रहा हूं, यासीन मैं मलिक मैं बिट्टा दे रहा हूं, कराटे मैं दे हवा रहा हूं, में घूमते थे, कितने बच्चों को मैं दे अलगाववादी। रहा हूं जनाब, जी मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं विनोद जी। जी मैं आपको एक बात बड़े साफ साफ शब्दों में बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी दिवंगत हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनके बयान से कि आप अपने पड़ोसी को बदल नहीं सकते, और ये आडवाणी जी भी थे जिन्होंने अलगाववादियों के साथ बैठकर बैठक की ताकि शांति कायम हो सके। तो ये आरोप मत देना कि अगर आप शांति वार्ता के लिए तमाम पक्षों से बात करते हो तो ये जो है आपका सही स्टांस नहीं है। जिन पत्थरबाजों की आप बात कर रहे हो, बताइए कब कांग्रेस उनकी सपोर्ट में खड़ी हुई? हमने केवल ये कहा कि अगर आपने हजारों कश्मीरी नौजवानों को देश की अलग अलग जेलों में बंद कर रखा है और उनको लीगल असिस्टेंस तक जो है वो जगदीप जी, मुहैया नहीं है, तो जगदीप कम जी से कम जो हमारा जगदीप जी संविधान आपको अलो रोकूंगा। करता है वो तो आप उनको मिलना जगदीप चाहिए। जी आपको रोकूंगा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए। पार्लियामेंट में कि 67% से ज्यादा आतंकी गतिविधियों में गिरावट आई है। दूसरी तरफ जब हम स्टेटहुड की डिमांड करते हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस या विपक्ष लोग डिमांड करते हैं, तब आप कहते हैं कि अप्रोप्रिएट टाइम आएगा तब हम स्टेटहुड का दर्जा दे देंगे। अभी आप रिसेंटली कह रहे थे कि यहाँ पे रजौरी पुंछ में भी सीज फायर वायलेशन हुआ है। कुछ क्लियर स्पष्ट कर दीजिए कि वहाँ क्या अमन आया है या अभी इंतजार है? विनोद जी, अमन आया है वो सबको नजर आ रहा है। आप एज ए जर्नलिस्ट भी अगर कश्मीर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां अमन आया है। वहां एक ये कहने की बात केवल नहीं है, इतने हजारों लाखों टूरिस्ट जो देश भर से वहां जा रहे हैं, तो वहां अमन आया है। वहां असेंबली के जो चुनाव हुए हैं उस वो विदाउट वायलेंस चुनाव हुए हैं, वहां अमन आया है। वहां G20 हुआ है, वहां अमन आया है। वहां रात को लोग सड़कों पे चल रहे हैं निर्भय होके, वहां अमन आया है। ये कोई भाजपा के कहने की बात नहीं है, ये देश भर के देखने की बात है। अगर कोई मीडिया चैनल या कोई जो कश्मीर में रहता होगा, वहां का बाशिंदा होगा, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का होगा, तो वहां अमन आया है। वहां इस बारी इलेक्शन में जमायत इस्लामी ने भी किसी तरह से हिस्सा लेने की कोशिश की, वहां अमन आया है। वहां आज बीजेपी की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है वो एक टेरर इकोसिस्टम को खत्म करने में किसी हद तक बीजेपी कामयाब हुई है। जहां तक बात वो इकोसिस्टम जो था, वो आज कहीं ना कहीं इस पर्दे के पीछे इस टेरर नेटवर्क को चलाता था, जिसको ये बाकी पार्टियां हवा देती रहती थी। आज की डेट में जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो एक स्टैंड क्लियर है कि हम 370 के एब्रोगेशन के खिलाफ हैं। पर चूंकि कल उमर अब्दुल्ला साहब ने बीबीसी में भी एक इंटरव्यू में कहा कि भाई जिस पार्टी ने 370 हटाया है, हम उनसे वापस लाने की उम्मीद नहीं रख सकते और हमको नहीं लगता कि वो पार्टी वापस देगी। दिस इज अ रियलिटी जो विच द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एडमिटेड ऑन बीबीसी। तो जब तक यहाँ भाजपा की सरकार है इस देश में, वो बहुत लंबे तक समय तक रहने वाली है और 370 कहीं हटने वाला नहीं है, वापस आने वाला नहीं है, वो हट चुका है। आज बात यह है कि एक प्रिंसिपल नेशनल पार्टी जो है वो आज आपके टीवी के माध्यम से, आपके चैनल पे ये बात क्लियर नहीं कर पा रही कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एलाई होते हुए 370 के खिलाफ है कि उसके पक्ष में है। वो इस पक्ष में है कि जो पत्थरबाज जेलों में बंद है उनको छोड़ा जाए या उनको रखा जाए वहां, या उनको फेयर ट्रायल दिया जाए। लास्ट एक इंटरव्यू में जगदीप जी कह रहे थे कि उनको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी चाहिए। तो मैं ये उनसे जानना चाहता हूं कि जो मैंने उनसे ये बात कही कि जब वो किसी चैनल पे कश्मीर पे बात करने आते हैं तो क्या उनके पास पीसीसी प्रेसिडेंट का पूरा मैंडेट है? क्योंकि पीसीसी प्रेसिडेंट की लास्ट जब रेजोल्यूशन असेंबली में परा साहब ने लाया था, पहली जब असेंबली लगी थी, तो उसमें उनका स्टैंड बिल्कुल एक अलग स्टैंड था उस स्टैंड से जो आज जगदीप जी यहाँ इस चैनल पे ले रहे हैं। और यही डाइकोटमी जो है हमेशा जम्मू और कश्मीर के प्रवक्ताओं के बीच में रही है, क्योंकि ये एक रियलिटी है। जहां तक बात रही स्टेटहुड की, तो स्टेटहुड की जो रेस्टोरेशन है वो ना मैंने करनी है ना भारतीय जनता पार्टी ने करनी है। वो केंद्र में एक सरकार, चाहे वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वो इनपुट्स जो एजेंसी से लेगी
और उसमें मुझे लगता है सिक्योरिटी के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें जरूर होंगी जो उमर अब्दुल्ला साहब, जो आप सिक्योरिटी की मीटिंग में लेटेस्ट गए थे, होम मिनिस्टर साहब के साथ बैठे थे, जरूर उन्होंने शेयर की होंगी उनके साथ, उनके सामने वो आई भी होंगी, और वो भी एक बेहतर पोजीशन में, क्योंकि चीफ मिनिस्टर है स्टेट के, मुझे वो उन्होंने जगदीप जी कुछ लास्ट कहना टाइम। चाहते हैं? जगदीप जी, मैं आपके पास लौटूंगा, पहले निसार साहब से जानना चाहूंगा। निसार साहब, ये जो रेजोल्यूशन पास किया है, क्या ये कॉस्मोटिक तो नहीं है? जो पहले आपने स्वायत्तता को लेकर, ऑटोनॉमी को लेकर के पास किया था, वो डस्टबिन में फेंक दिया था वाजपेयी साहब की हुकूमत ने। देखो, जब 96 जो आप बात कर रहे हैं 96 में ऑटोनॉमी का पास हुआ था, और उसके बाद जो परसों जिनकी विक्रम जी ने बात की है, पारा साहब ने लाया था, पारा साहब ने लाया था, वो कॉस्मेटिक था। लेकिन जो जब दूसरे दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये लाया, तो उसने वहां पे वोटिंग बात सब छुट्टी करके, देखो यहाँ मैंने आपको पहले भी बोला है, कहीं डिबेट्स में बोला, रेजोल्यूशन पास करना असेंबली का राइट है, ठीक है। स्टेट रूट का रेजोल्यूशन जब पास हुआ, वो पास होकर गवर्नर के पास, एलजी के पास गया, और एलजी ने उसे फर्दर सबमिट किया एमएचए में, बिकॉज इसलिए कि यूटी का जो बेसिकली हम एक्सेप्ट करना भी वो पूरा नहीं होगा, यूटी का जो रेजोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं वो एलजी के पास जाना है, तब जाके वो फॉरवर्ड एमएचए में होगा। विक्रम जी से मैं एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। ये जो बोल रहे हैं कल जो सजाद लोन साहब जो ला रहे हैं रेजोल्यूशन 370 का, वो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी से इंटलेक्ट है। उनसे मीटिंग जरूर की थी अपनी जब यहाँ पे असेंबली थी, तो ये समझ जल्दी सवाल पूछने से पहले मुझे लगता है विक्रम जी को अपनी पार्टी में पूछना चाहिए कि ये रेजोल्यूशन ला कौन रहा है। ये वो मंत्री ला रहा है जो इनके पार्टी का एलाई था, और उनके लिए इन्होंने एक तो आप भी थे, तो आप भी थे, हमारी पार्टी में कैबिनेट मिनिस्टर थे फॉर एक्सटर्नल अफेयर। क्या पता ये बीजेपी की गढ़ साहब, आप भी इनका अलायंस रहे हैं, अलाई पार्टनर रहे हैं इनका। हमारे आपके उमर साहब तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे एमओएस, और तभी आप तो हमारे एलाई पार्टनर थे। निसार साहब, तभी इसका ये मतलब क्या, ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन बीजेपी तभी के गया भी- था, तभी फाड़ा था, तब भी वो कैबिनेट का हिस्सा रहे थे, एमओएस सरकार का हिस्सा रहे थे। कहाँ पे, देखो ये चीजें ही सवाल पूछने की है। मैं तभी विक्रम जी से पूछ रहा हूँ, क्या पता बीजेपी का सपोर्ट रहा हो इसमें। प्रशासन साहब को ये उस हिसाब से अगर लॉजिक, क्योंकि वो उनके अगर उस लॉजिक से आप तो फिर उस लॉजिक से आप बोलेंगे फिर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कुछ कर रही है उसमें बीजेपी का सपोर्ट है जी। नहीं, आप वो कहना चाह रहे हैं? अलाई नहीं रहे, जम्मू कश्मीर में हम अलाई नहीं रहे। चलिए जगदीप जी, जगदीप जी आज कुछ कहना चाहते थे? जगदीप जी, जी जी, क्या प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं? जी जगदीप जी, बिल्कुल। विनोद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, यस 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 यस, कंटिन्यू। जी जगदीप जी, मुझे जी जगदीप जी, जगदीप जी, आई एम ऑडिबल? सिलसिलेवार ढंग से आपको दो बातें, जी विनोद जी, बिल्कुल मैं आपको सुन पा रहा हूँ। दो तीन बातें मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहला सवाल, बार बार विक्रम जी ये उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद है। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में इनको बता दूं, आज सवाल स्टेटहुड का है और उस पर कांग्रेस का स्टांस बड़ा स्पष्ट है। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो लीगल असिस्टेंस की आप बात करते हो, आप मुझे एक बात बताइए, यही तो फर्क है गांधी जी और गोडसे की विचारधारा में। कोई ऐसा नेता जो राजनीतिक नैतिकता पर यकीन रखता है, वो निश्चित तौर पर यह कहेगा कि हमारे मुल्क का संविधान इस देश के हर चलिए, मुझे लगता है संपर्क कट गया है। वीरेंद्र सोनू भी हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र जी, कल महबूबा मुफ्ती ने ये कहा है, जो आपके अध्यक्ष है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी, उन्होंने कहा कि ये डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। अध्यक्ष की बात की, अब्दुल रहीम रात है। देखिए, ऐसे कि जो एमएलए चुना जाता है हल्के का, वो लोगों की आवाज है जो असेंबली में पहुंच जाएगा जी। और दूसरा,
उस किसी मेंबर को भी ये पूरा हक है कि वो अपनी बात में रेजोल्यूशन कर सके, जहाँ पे लोगों की बात कर सके, अपनी रियासत की बात वहाँ कर सके। लेकिन Right. दुख कदम तब होते हैं कि जब ये जो नई चीजें जो इस घटनाक्रम जो घट रहा है, आप देखिए, अगर मेंबर असेंबली में कोई रेजोल्यूशन लाना है, नहीं लाना, पास तो असेंबली में करना है ना, तो आप अगर उसको बात करने पर भी नहीं देंगे, या उसको बात सुनने भी नहीं देंगे, या अपनी डिमांड रखने के लिए भी नहीं देंगे, तो मैं जो समझता हूँ जनता के साथ मजाक होगा जिन्होंने मैंडेट दिया है। जी अब स्पीकर साहब है, तो स्पीकर साहब पहले खुद एमएलए थे तो स्पीकर बने ना, एक बात तो समझिए ना, जी तो उससे पहले वो एमएलए बने हैं, उसके बाद स्पीकर बने हैं ना। तो जी। मैं समझता हूँ कि ऐसी बात इस पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात इसमें आज कहूंगा कि जो आने वाला बजट सेशन है, जी इससे हटके जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदें कि भाई ये नई सरकार जो बनी है, इसका पहला बजट सेशन है, इस पर क्या होगा और क्या नहीं होगा। बाकी जो वो पास होना वो असेंबली में होना है, हर बंदे ने अपनी राय देनी है, जो वहां पर बहुत सम्मति होगी उसके हिसाब से वो फैसला होगा। लेकिन विनोद जी, आज जम्मू कश्मीर का नौजवान, आज जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक इस चीज को देख रहा है। वो 200 यूनिट फ्री बिजली की जो घोषणा थी उसके ऊपर सवाल उठा घट्टू रहा है। साहब आप सुन लीजिए अब। हाँ, जो नौजवान है वो 1 लाख नौकरी की बात की गई। हम नहीं कहते 1 लाख नौकरी एक ही दिन में दी दीजिए, लेकिन स्टार्ट तो कीजिए। आज जम्मू कश्मीर में मैंडेट 2 पार्टियों के पास है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मैंडेट है और भारतीय जनता पार्टी के पास मैंडेट है। जी अब ये इधर उधर की बातें करके हमारा मैंडेट तो नहीं ना जाया कर सकते। जी आपने जो लोगों के साथ वादे किए, सबसे पहला वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा हम 370 वापस लाएंगे, हमें वोट दे दीजिए। एक जगह नहीं, 2 जगह पर माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने टोपी डाल खिलाकर वोट मांगे, वोट लिए, रात को चीफ मिनिस्टर बने, सुबह यू टर्न किया, सीधा 370 से स्टेटहुड पे आ गए आपके सामने आ गए। हम कहते हैं आपने जो लोगों के साथ वादे किए हैं मेरे भाई, उसको पूरा कीजिए। आपने 200 यूनिट बिजली फ्री की बात की, लाइए, कौन रोक रहा है? 5 महीने आपकी सरकार को बने हुए हो गए। आपने राशन डबल करने की बात की, हर महीने सिलेंडर फ्री देने की बात की, मेरी माताओं मेरी बहनों की आपने पेंशन की बात की, वो कहाँ है 6 महीने से? अब आप ये कहें कि ये यूटी है जो हमारे पास है नहीं, तो जब आपने वोट मांगे थे आपको पता था मैं यूटी का चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा हूँ, जी जी आपको जी। पता था मैं यूटी में गवर्नमेंट बनाने जा रहा हूँ। ये बहाने नहीं चल सकते। आपने जो लोगों के साथ वादे किए, हम कहते हैं वो वादे पूरे जगदीप जी कीजिए। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हम जगदीप कहते जी आई हैं एम कि ऑडिबल? जो लोगों जगदीप के जी साथ आई एम वादे ऑडिबल? किए, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप जरा कंप्लीट कर दीजिए। जी जी, विनोद जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ यस यस। मैं फिर से आपको स्पष्ट कर दूं, दोबारा से अपनी बात को बड़ी साफ गोई के साथ स्पष्ट कर दूं जी। कि देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कोई भी ऐसा राजनीतिक दल या नेता जो राजनीतिक नैतिकता पर यकीन रखता है, वो निश्चित तौर पर यह कहेगा कि कम से कम जो हमारे देश का संविधान हमें हक देता है उसकी बात तो की जाए। कौन कह रहा है कि आप पत्थरबाजों को सजा दो उनको? जगदीप जी आपकी आवाज फिर कट रही है, कोई टेक्निकल इशू आ रहा है? चले निसार गट्टू साहब, गट्टू साहब सारे ही निशाने आप पर साधेंगे, जितने भी विपक्षी दल हैं वो आप पर निशाना साधेंगे। 200 यूनिट बिजली, सिलेंडर, राशन का स्केल डबल करना, 1 लाख नौकरी। सोनू जी ने तो अभी से शुरू कर दिया है, सत्र 3 से शुरू होना है। निसार साहब आप अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कीजिए, आपका म्यूट है शायद। नहीं, मेरी आवाज आ रही, अब आ रही है। जी, ऐसा नहीं है विनोद जी, जो हमारे पीडीपी के भाई साहब ने यहाँ बोला, ऐसा नहीं है। ये जो सब जिसके कहते हैं इस तांते बांते का अगर कोई मुजरिम है तो वो यही है। आज भी कश्मीर में वो डायलॉग चलता है कि बच्चे वहां पे क्या टॉफी लेने गए थे, तो ऐसा नहीं है। मैं इस बारे सरकाजम में इनको सोनू बोलना जी सुन रहे हैं चाहता हूँ। आप? ये तो हालात आज जम्मू कश्मीर के लोगों को है जो मौत हो गई है, ये इनकी राजस्थानी है। ये इनके ही, मुझे लगता है कि इनके ही ख्वाब पूरे हो गए हैं कुर्सी के लिए। इन्होंने अपने यहाँ के लोगों को, और आज मुझे लगता है इनको ये बोलना शोभा नहीं देता है कि लोगों के लिए आपने जो वादे किए हैं, आपने भी चल क्रूर का वादा किया था, यहाँ पे अमन चैन का वादा किया था, बाद में अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर को भेज दिया। चलो ऐसी हम वो बात नहीं है।
मैं सवाल था बीच में कि यहाँ पे आपने भी सवाल किया, जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो यासिर मलिक बिट कराटे बड़े हवाओं में घूमते थे, या आप यहाँ पत्थरबाजों को लीगल असिस्टेंस देने के लिए आप यहाँ पे जगदीश जी को बोलते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे जो कंधार जो हाईजैक हुआ तो भाजपा की हुकूमत में बजट की तरह यहाँ से बड़ी गाड़ी में आतंक मसूद को ले गए, तो ये चीजें भी देखनी है। मुझे लगता है आप भी हिस्ट्री का एक ही पन्ना पढ़ते हैं, दूसरे पन्ने में आप भी थोड़ा सा मेरी तरह चश्मा लगा लेते हैं। तो कहने का ये मुद्दा नहीं है, सरकारों में जो भी रहा है सिक्योरिटी, देखो जितनी भी हम अमेंडमेंट, मैंने आपको पहले भी बोला है, जितना भी आगे आगे निकलेंगे लोग सिक्योरिटी, आप देखेंगे यहाँ पे बालाकोट स्ट्राइक हुआ, उसके बाद हमने रात में स्ट्राइक किया हिंदुस्तान में, जब पाकिस्तान आया, जब उन्होंने स्ट्राइक किया तो वो दिन में आए। उसके बाद विनोद जी जी बड़े डिफेंस एनालिसिस ने बोला कि इसमें ये चीजें हैं कि हमारे पास जो एयर डिफेंस है वो कमजोर है। उसके बाद जो हमने यहाँ पे एयर डिफेंस पे काम किया, देखो कहीं ना कहीं हम इन चीजों को एक दूसरे से मर्ज लगिंग करने से बेटर है कि हम इस चीज को लेके चलिए जगदीप आने जी वाले वक्त में जी आने वाले वक्त में हम इस जम्मू कश्मीर को कैसे चला सकते हैं, जो उमर अब्दुल्ला साहब ने बोला। चलिए जगदीप जी। विनोद जी, मैं माफी चाहूंगा, कुछ तकनीकी वजह से जी। बात हो नहीं पाई। गट्टू साहब ने भी कुछ बातें स्पष्ट कर दी है, मैं जरा फिर से बता दूं। देखिए, कांग्रेस ने स्टेटहुड पर बात बड़ी पारे की मानित स्पष्ट कर दी है, अब उस पर कोई दूसरी इफ एंड बट होना नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ पर ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि बार बार मेरे भाजपा के मित्र एक जोर देकर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर अमन चैन आ गया, G20 के बहुत बड़े बड़े गाने इन्होंने गाए। क्या ये बताएंगे कि 4400 करोड़ रुपया इस देश का आपने उस G20 पे खर्च किया, और जब विदेशी नेता दिल्ली आ रहे थे तो हरे और सफेद पर्दे लाकर आपने स्लम कॉलोनीज को ढक दिया, चांदी और सोने की थाली और बर्तनों में आपने उनको खाना खिलाया, ये दिखाने के लिए कि ये एक भाजपा का इवेंट है। और जब जम्मू कश्मीर की बात आती है, घुमा फिरा कर आप कहते हैं कि एप्रोप्रिएट टाइम, वो एप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा ये जरा बताएंगे। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्यों बार बार जनता की चुनी हुई एक सशक्त जनादेश वाली सरकार को परेशान करने की, हलकान करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है? क्यों हमारे बजट में कटौती हुई, क्यों वो फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिला? और एक आखिरी बात मैं बता दूं, क्यों स्टेटहुड की मांग हो रही है? क्योंकि जिस दिन स्टेटहुड, जो कि हमारा हक है, हमें मिलेगा, काबीना का आकार बड़ा होगा, हमारी वित्तीय मदद बढ़ जाएगी, हमारे अख्तियार एक राज्य के तौर पर ठीक वैसे होंगे जैसे कि पहले थे। तो बार बार ये कहना कि एप्रोप्रिएट टाइम आएगा, बराए मेहरबानी उन पर इनसे जवाब मांगिए, बजाय इसके कि बार बार बालाकोट का गाना गाए। पुलवामा हमले पर जो तत्कालीन और आखिरी गवर्नर सत्यपाल मलिक ने सुलगते हुए सवाल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर उठाए, जब वो अपना फोटो सेशन करवा रहे थे बेयर ग्रिल के साथ, और उनको कहा गया कि सत्यपाल आप चुप रहो, तो वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब इनको देना पड़ेगा जब ये बालाकोट की बात करेंगे। विक्रम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही विक्रम जी। जी 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 विनोद जी, मुझे लगता है ना हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना जम्बल्ड अप है उनके जहन में। वो कभी गुजरात में जो विजिट हुई उसको लेके पर्दों की बात ले आते हैं, कभी पुलवामा की बात ले आते हैं। मैंने उनसे बुनियादी दो सवाल पूछे बालाकोट थे की बात आप ही कर रहे थे कि ना, आप इसलिए पुलवामा की बात की मैंने। आप ये विनोद जी सारी बातों जगदीश जी का ने जवाब गुजरात देश का नाम की जनता नहीं दे लिया था। चुकी है। विनोद जी, जगदीश मोदी ने जी को गुजरात का तीसरी नाम बारी नहीं इस लिया देश था, का विनोद जी ने प्रधानमंत्री बोल दिया। बना के ये सारे जवाब, ये जवाब राहुल गांधी जी के जवाब, जो गब्बर सिंह टैक्स से लेके पुलवामा पे जो सवाल उठाए थे, बालाकोट की एयर स्ट्राइक पे जो देश के विरोध में कांग्रेस के बयान आए थे, राहुल गांधी आपको 11 मरतबा सिक्योरिटी एजेंसीज ने थ्रेट जारी किया था, फिर भी क्यों भेजा इतने जवानों को सड़क मार्ग से आपने? क्यों उनको हवाई सेवा नहीं दी गई? दिल्ली में मिला जवाब है। तीसरी दफा कांग्रेस हारी है। 70 में से 67 कैंडिडेट्स की जमानतें जब्त हुई हैं, और जम्मू कश्मीर में केवल 4 जम्मू पूरे खित्ते में कांग्रेस ने कर दिया। तो इनको इंट्रोस्पेक्ट करते चाहिए कहीं ना कहीं जिस गांधीवादी सोच की ये बातें हैं उसको मिलाना। तो गांधीवादी सोच सिखों के दंगों के वक्त 84 में इनको याद नहीं आई थी।
आज सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन कुमार को किया है दरबार साहब और वो बात तब मांग की थी कांग्रेस के क्यों अटल बिहारी वाजपेयी क्या बन गए थे, गए थे अमृतसर तो इसलिए और इंदिरा जी आप से मांग पहले की थी ये कि वहां पर बताइए आप फौज जब भेजिए। कश्मीर मैं में फोटो दिखा आप सकता हूँ आपको, नेशनल आडवाणी जी की बायोग्राफी में, ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ ये। आप जवाब दीजिए, आपकी- कौन मांग कर रहा था फौज की? असल में आरएसएस जिम्मेदार है 84 के लिए जनाब। कौन था हरबंस लाल खन्ना? जवाब दीजिए, जिसने दरबार साहब का मामला तोड़ा था, बताइए। ये देश बहुत आगे निकल गया है। आप दिल्ली चुनाव आपके सामने अभी अभी हुए हैं एक बात पर रहिए ना, और पहले आपकी 84 पे बात कर लेते हैं। इसी मैं आपको कारण से बताता हूँ देश कि आरएसएस कांग्रेस कैसे पार्टी को शामिल थी रिजेक्ट इसमें। किया है। आप कांग्रेस ने माइनॉरिटीज की 1000 राजनीति कब मर्तबा तक माफी करते मांगी है रहेंगे? इसके लिए। आप मांगेंगे क्या? मोदी जी सोनू मांगेंगे जी, गुजरात आप- के लिए सोनू जी, माफी? आप कब गोधरा के लिए सोनू जी, माफी मांगेंगे मोदी जी? आप कब करेंगे? सोनू जी, मेरी आवाज आ आज रही है? 4 एमएलए की कांग्रेस गई है। आप एक बात विनोद पर जी, रहिए मैं इस विक्रम जी, बहस घुमा पढ़ना फिरा कर चाहता हूं, आपके पर दिमाग में सवाल जम्बल टप है। वही 2-4 सवाल है जो इनको बार बार पता आप ही करते हैं। कि कभी नेशनल बालाकोट कॉन्फ्रेंस की बात लड़ाई करते है कि हैं, नहीं, कभी 84 की नेशनल बात करते कॉन्फ्रेंस हैं। ने इनको धक्का नहीं किया है। अब इस पे मैं क्या रिस्पॉन्ड करूं? अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस पे रिस्पॉन्ड करने को बोले, मैं कर सकता हूँ, पीडीपी पे आप कर सकता हूँ, पर 1 फुट की कांग्रेस बात को खुद नहीं कीजिए ना पता विक्रम वो जी, कब देंगे? है, हमारा हक वो है, कब देंगे ऑपोजिशन की बताइए। हैसियत से सवाल, फिर अगर सरकार नेशनल की कॉन्फ्रेंस हैसियत से अपने सवाल वादे कर। नहीं पूरी करती तो फिर हम सवाल करेंगे। हम अगर वादे नहीं सोनू पूरे जी, करते तो फिर सवाल कीजिएगा। सोनू जी, आपके सदस्य तो कम हैं हाउस में, फिर भी आप सरकार को आगाह करेंगे कि जो आपने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं उसको तुरंत पूरा किया जाए। लोगों की उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई हैं। जी सोनू जी। सोनू जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि सरकार को हम ये मतलब बार बार याद दिलाते रहेंगे कि भाई आपने लोगों के साथ वादा किया। हमारी तादाद इसीलिए कम है असेंबली में क्योंकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे थे उसके ऊपर लोगों ने इतबार किया। इतबार करने के बाद इनको वोट दिए जो सरकार में चले गए। लेकिन सरकार में आने से बाद 2 दिन के बाद ये यूटर्न में चले गए। वोट 370-35 पे मांगे, उसका आज ये नाम नहीं लेते। आपने 200 यूनिट फ्री बिजली की बात की, उस पर आज तक बात नहीं। आपने बात की कि हर राशन डबल होगा हर सदस्य का, आज तक नहीं हुआ। आपने कहा 1 सिलेंडर हर को फ्री देंगे, आज तक नहीं हुआ। किसी मेरी माँ को, किसी मेरी बहन को, किसी मेरी बड़ी बहन को, किसी बुजुर्ग लेडी को आज तक पेंशन नहीं हुई। अब जब हम सवाल पूछते हैं ये कहते हैं हमारे पास वसीले नहीं है। हमें नहीं, ये भी कहते हैं कि मैंडेट 5 साल का मिला है, अभी तो 2-4 महीने ही हुए हैं, 2 महीने ही हुए ये हैं। मैं कहता हूँ 4 महीने में आप 4 लोगों को सिलेंडर दे दीजिए। 4 महीने में आप 4 नौकरियां दे दीजिए। आप 4 डेली वेजरी पक्के कर दीजिए। आप 4 ही होमगार्ड जो है उनकी परेशानी हल कर दीजिए। 4 एसपीओ की बात कर लीजिए। मैं कहता हूं कि वो 4 उन विधवाओं की बात कर लीजिए जिनके पेंशन आपने बंद किए हैं। 4 उन महिलाओं को आप पेंशन दे दीजिए, नहीं ना दे पा रहे हैं। यही तो एक बात है। आज आप हर एक मसले पर सरकार चुप बैठी है। अब ये कहते हैं कि बीजेपी से पूछो, बीजेपी कहती है उनकी सरकार है। मुझे बताइए जम्मू कश्मीर के लोगों का कसूर क्या है? हमने वोट डाला, आपको बताया, देखिए लोगों ने विश्वास प्रकट किया। जम्मू सूबे में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट पड़े, बाकी सब लोगों को बहुत कम वोट पड़े। अब इतना बड़ा मैंडेट है तो मैंडेट जब हम पूछने की बात करते हैं तो बीजेपी कहती है जी सरकार में नेशनल कॉन्फ्रेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि सर हमारे पास कुछ नहीं है। मुझे बताइए, वो पंजाबी की एक कहावत है, अन्ना मारे अन्नी नु कुसोन बजे थमी नु। अब बताओ किससे पूछेंगे? सोनू जी कितना खींचेंगे आप? किससे खींचना पूछेंगे? इसमें क्या खींचना मेरे भाई, मैं तो सच बता रहा हूँ। अरे थोड़ा सा वक्त दीजिए, नहीं, स्टेटहुड की निसार- आप भी बात कीजिए। आप भी इंडिया लाइव के पार्टनर हैं, आप क्यों नहीं कहते स्टेटहुड की बात? किसी 4 अपने वर्करों को दे दो मेरे भाई, अपने लोगों को दे दो, लेकिन दे निसार दो। भाई, क्या देते जवाब है क्यों आपके नहीं? पास? हम निसार भाई, देखिए, क्या हम तो जवाब है कहते आपके हैं, पास? दीजिए। 4 महीने 4 उसको जवाब दूंगा मैं। जी मैं सुन रहा हूँ, सोनू जी खत्म करे तो मैं हाँ, सब खत्म हो गया, आप मैं बताइए। खत्म कर चुका, मैं भी आपके जवाब का वेट कर रहा हूँ। चलिए 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 निसार साहब। मैं बड़े हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि शायद ये डाटा अपडेट नहीं करते हैं। जब उमर साहब ने जो रेजोल्यूशन सिर्फ इन्होंने सिलेंडरों और बिजली का पढ़ा होगा, उसमें और भी रेजोल्यूशन में बातें थी। जब मैनिफेस्टो आया उसमें स्टेटहुड का रेजोल्यूशन तो पहले ही महीने में पास हुआ। नौकरियों की बात की, 475 नौकरियां एजुकेशन डिपार्टमेंट में पहले ही दिन जिनामिमत हासिल की गई है और वो आज एडवर्टाइज हो गई है। जी उसके बाद मुझे लगता है
कि अभी सोनू जी बोलेंगे बिजली की बात पे भी उमर साहब ने बोला है कि मार्च के महीने से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मैंने कहा कि हुकूमतें पहले भी बनती थी, आज भी बनती है। पहला सेशन है, 4 महीने हुए हैं। फर्स्ट इस हुकूमत के बाद पहली बार बजट एलोकेट हुआ है। शायद सोनू जी को यूटी का प्रोसीजर भी पता होगा, क्योंकि यूटी में कैसे प्रोसीजर है जो इनकी हमें देन है, वो हम इनको ये बताना चाहते हैं कि यूटी में जो है जितना भी बजटरी प्रोविजन है सारा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होता है। जी। लॉ, सिक्योरिटी और ऑर्डर वो सारा एलजी के पास है। तो ये सोनू जी अगर बोलते हैं 4 बंदों को ये देना, ये कोई पंचायत नहीं है, ये कोई डीडीसी नहीं है, ये चीफ मिनिस्टर है। ये कोई पुडुचेरी जो मॉडल हमारे बीजेपी के साथी बोलेंगे जो ये बड़ा पुडुचेरी मॉडल है, पुडुचेरी जो है चलिए तो वो हमारे सामा निसार साहब समय का अभाव है। विक्रम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वीरेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया, निसार साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जगदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाला जो बजट सत्र है वाकई में बड़ा हंगामा होने वाला है, हंगामी बजट सत्र होगा। तो दोस्तों बने रहिए देश दुनिया खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।